उसमें जैसे मैं नॉर्मली भी करती हूँ तो भी ये चीज मुझे एक्सपीरियंस होती है कि जब मैं आंख खोल के कर रही हूँ तब तो बैलेंस बनता है, जी जी। और जब आंख बंद करती हूँ तो थोड़ा डगमगा जाती हूँ। तो उसका रीजन क्या रहता है? उसका रीजन है अभी प्रैक्टिस की। नए साधक के साथ में सब हमेशा ऐसे होगा। नहीं, अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। अंदर जाते ही घबराहट हो जाती है, अंदर जाते ही सफोकेशन हो जाता है। ठीक है ना? कोई भी आप आसन करेंगे, कोई भी क्रिया करेंगे, आप अंदर जाने में दिक्कत आती है। क्यों? अंदर कभी गए ही नहीं ना, अंदर कभी गए नहीं। एकदम डार्कनेस सा लगता है और एकदम घबराहट हो जाती है। तो जितने भी नए साधक हैं, वो आँखें खोल करके करेंगे और धीरे-धीरे आँखें बंद करके करेंगे, फिर आँखों में आनंद आने लग जाएगा। वो धीरे-धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो जो सॉफ्टवेयर राइटिंग नहीं है ना, आप एक सिंपल सा प्रयोग करके देखिए। आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करना हो, आप ठक से नीचे झुक जाएँगे। बैकवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बैकबोन तो सेम है ना, जो आगे झुकी तो पीछे भी झुकेगी। लेकिन सॉफ्टवेयर राइटिंग नहीं है। धीरे-धीरे आप जब सॉफ्टवेयर राइटिंग करते हैं, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते हैं, हाथ पीछे ले जाते हैं, दीवार का सहारा लेते हैं, है ना? पूरा चक्रासन बनाते हैं, फिर सहज हो जाता है। ठीक है ना? तो ये सब सॉफ्टवेयर राइटिंग है, प्रैक्टिस का है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और एक और चीज है, जी। इट माइट साउंड स्टूपिड बट जैसे, और आप बोल रहे हैं कि ये ऑर्नामेंट्स पहनते थे हम, जैसे बिछिए है, वो पायल है, तो वो सब एक्यूप्रेशर के लिए, तो ये सब लेडीज को ही क्यों, जेंट्स को क्यों नहीं होता था? नहीं, जेंट्स भी पहनते थे। ऐसा तो कोई नहीं है। जेंट्स हर जेंट्स के बच्चों के बचपन से ही शुरू कर देते थे। हाथों में नाक कराना, कान कराना सब करते थे। कैसे नहीं करते थे? जितने पुराने ये हाँ, हमारे जेंट्स में कान का रहता है, जेंट्स में, बट हाँ। ऐसे बिछिया या हाँ, तो लेडीज़ की कंघी। रिक्वायरमेंट अलग होती है ना, लेडीज़ की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। पहले प्रेग्नेंसी का बहुत स समय रहता था, बहुत 10-12 बच्चे होना आम बात है, तो उसके अंदर उनका यूरोजेनिटल रीजन पूरा बिगड़ जाता था, तो उनके उसके ऊपर एम्फेसिस करते थे। चांदी के बड़े-बड़े ऑर्नामेंट्स आपके इसमें पैरों में पहना देते थे, ठीक है ना? तो आदमी को तो इसमें स्वतंत्रता है, तो उनके ऊपर इसकी त उतना नहीं है। आदमी के थे, हाथ में कड़ा पहनते थे, यहाँ पे कड़ा पहनते थे। ये अलग-अलग शिव सरोदे आप थोड़ा-थोड़ा जैसे आएँगे समझ में तो समझ में आएगा। था बहुत कुछ था, है ना? उनके लिए अलग नियम थे, वो जनेऊ धारण करते थे। टॉयलेट के समय कैसे, लैट्रिन के समय उनके लिए अलग सिद्धांत थे। जैसी-जैसी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी ज़रूर। चोटी पैर लगाते थे, वो भी चोटी रखते थे। सब कुछ था, सब कुछ था। अब हम लोग तो जानते भी नहीं है ना, था सबके लिए था। लेकिन जिसको अच्छा लगे, जो करते हैं, ठीक है? और किसी का कोई प्रश्न है? मेरा हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। जी, बोलिए। भस्त्रिका क्रिया जो हमने करी थी, पहले हाथ खोल के फिर हाथ ऊपर करके एंड फिर बाद में हाथ नीचे रखे एंड वी वर ऐसे कंधों को थोड़ा हम हर बार सांस के साथ ऊपर ले रहे थे, तो वो जरूरी है कि हम बिना कंधों को ऊपर हाँ, लिए? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये फेफड़े है ना हमारे इतने तक ये अपर लोब तक श्वास जाए, ओके। अपर लोब तक श्वास जाए, छिछला श्वास नहीं, यहाँ तक जाए। आपका एक्शन ऐसे लगे कि आपका श्वास यहाँ तक आ गया, नीचे से लेके ऊपर तक आ गया, ठीक है ना? ऊपर तक आ गया। श्वास को पूरा उसके साथ में मूवमेंट करते हैं तो फेफड़ों का भी पूरा खुलना, बंद होना, पूरा खुलना, पूरे ठेठ तक श्वास भरते हैं पूरा। नहीं तो दिन भर हम कितना बस छोटा-सा श्वास लेते हैं, छिछला श्वास लेते हैं, ठीक है? दिन को भी हम थोड़ा-थोड़ा सा बीच के अंदर भस्त्रिका नहीं करें, एब्डोमेन ब्रीथिंग ही कर लें। एब्डोमेन ब्रीथिंग में बड़ा फ़ायदा है कि डायफ्राम नीचे आ जाता है। डायफ्राम नीचे आ जाता है तो फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके अंदर, वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है। जब भी आप एब्डोमेन ब्रीथिंग करते हैं, तो लोअर एब्डोमेन से जिसमें ज़्यादा 70% एल्वेओलिस होती है और वेगस नर्व ज़्यादा एक्टिवेट होती है। वेगस नर्व का मतलब है ये 10th क्रेनियल नर्व है दिमाग की, ठीक है ना? और पैरासिम्पैथेटिक नर्व का पार्ट है। वेगस नर्व का मतलब वांडरिंग नर्व, जो सारे शरीर में वेगा भटकती है, घूमती है, सबसे बड़ी नर्व है वेगस नर्व। तो वेगस नर्व सबको पीएसएन को एक्टिवेट करती है। पैरासिम्पैथ रिलैक्स, 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 सब जगह रिलैक्सेशन का मैसेज देती हुई चलती है। तो जैसे आप एब्डोमेन ब्रीथिंग करेंगे, डायफ्राम नीचे आएगा, नेचुरल है। फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आप रिलैक्स हो जाएँगे। तो ये किसी तरह से फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाना। अभी श्वास को चारों तरफ भरा हमने, भरा। बाद में जब ये आदत पड़ जाती है, सहज हो गया, हमारे फेफड़े तैयार हो गए, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर आप ऐसे-ऐसे ही करते रहिए। लेकिन थोड़ा-सा भस्त्रिका में कंधे हल्के से ऊपर लेते हैं।
ठीक है ना। इसको क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसको सेक्शनल ब्रीदिंग कराते हैं, है ना। एस व्यासा वगैरह में सेक्शनल ब्रीदिंग कराते हैं। पहले आपका लोअर एब्डोमेन के अंदर आपका पेट का ब्रीदिंग होता है, फिर आपका चेस्ट ब्रीदिंग होता है ना, फिर आपका क्लेविकल, इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल ब्रीदिंग। ये एब्डोमेन ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग और क्लेविकल ब्रीदिंग, है ना। तो पूरा संपूर्ण श्वास हो जाता है। तो इसका ये पूरा जो मिल करके हमारा ब्रीदिंग का पैटर्न बनता है। कैसे बनता है वापस समझिए। पहले हल्के से पेट की तरफ श्वास के हल्के से, ठीक है, फिर आप चेस्ट को फुलाए और फिर आप कंधों को ऊपर ले गए, ये भर लिया। आपका श्वास का तरीका ये होता है, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए। पहले एब्डोमेन, फिर चेस्ट और फिर क्लेविकल, ठीक है, ओके, ठीक है। वो उसके लिए अलग अलग मुद्राएं भी धारण करते हैं, चिन्ह मुद्रा, फिर मुद्रा, फिर मुट्ठी बंद करके, तीनों की मुद्राएं भी वो अलग अलग कराते हैं। तो इतना प्रैक्टिस हमारे लिए संभव नहीं है। हम इतना, अगर आप चाहें कि कंप्लीट ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या है, तो आपने श्वास को भरा और हल्के से पेट बाहर हो, तो पेट ठीक हो गया हमारा। अब चेस्ट को भरा, वही श्वास चल रहा है, और फिर कंधों को ऊपर कर लिया, ये एक रिदम में होगा। फिर ऊपर से नीचे से ऐसे छोड़ते, भरते समय नीचे ऊपर इस तरह से, और छोड़ते समय कंधे ढीले इस तरह से। श्वास को भरा, छोड़ा, इसको कहते हैं सेक्शनल ब्रीदिंग। सेक्शनल ब्रीदिंग, ठीक है ना, तीनों। तो क्लेविकल ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। अगर आप हाथ थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो आपका क्लेविकल ब्रीदिंग अच्छा होगा, फेफड़ों की कैपेसिटी और अच्छे से बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए। कोई प्रश्न नहीं तो इवनिंग के अंदर मिलते हैं। शिव स्वरोदय में अपन आगे बढ़ते हैं। हरिओम।